वेरी प्लेजर मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर सेकंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज की क्लास के अंदर हम एक्चुअली क्या है, जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास टर्म होते हैं जो जेनेटिक्स के अंदर आएंगे, जो कि खासकर इस चैप्टर के अंदर आएंगे, उन सबको क्या है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या होता है हमारे पास, जैसे कि जीन क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमो और क्रोमेटिन किसे कहते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इन सारे टर्म को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैं ये बताया एक्चुअल में क्या जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते क्या है हम, जेनेटिक्स किस मतलब बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच को कहते हैं, यहाँ पर हेरिडिटी वर्ड क्या होता है, इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कब से कब करा, किस पे काम किया था, ये सब हमने बात करी थी। अब देखो हमारे पास जो अगला पार्ट है, इस वाले के अंदर क्या है, जो मैंने अभी आपको नाम बोले उन्हीं पर डिस्कस करेंगे मेनली, कि कैसे होता है क्या होता है। तो इसलिए ध्यान से सुने, जो आपको बता रहा हूँ प्रॉपर उसके साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, और आप अच्छे से समझ जाएगा, ये आपसे मैं गारंटी से कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे को यहाँ पर क्या है, वीडियो के समान, एक मूवी के समान देख लो और खत्म करो उसे, ये नहीं करना है। आपको ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए साथ साथ चलना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप क्या काम करें, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्या होता है, वहां पर जो इसका है वो होता है वाइटल नीट 92। जब आप ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मैसेज करें, मैं आपको, वैसे भी मैं लेक्चर के बाद में नोट्स आपको अपलोड कर देता हूँ, वहां आप देख लेना। तो करें शुरू, बिना टाइम वेस्ट करे, वरना कहेंगे इसी में टाइम खा गए। तो देखिए, अब ऐड करते हैं तुम्हारे पास क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो, जो नाम है हमारे पास जिससे इसको शुरू करूं, वो लिख लेते हैं, चलो जीन का नाम, कि जीन किसे कहते हैं। भाई कैसा लिखा जा रहा है, वेट, देखिए क्या नाम लिखूं यहाँ में बताइए। जो मैंने पहला वाला लिखा है, जो वो आपने जीन ही करा है, तो जीन को समझते हैं पहले कि व्हाट इज जीन। आप बताओ पहले, ये तो बताने की जरूरत है नहीं वापस से कि जेनेटिक्स क्या होता है और उसके अंदर हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये आप सारे जानते हो। जीन क्या होता है हमारे पास में, तो इसको ध्यान से समझे। पहली बात तो, मेंडल ने, मेंडल क्या होता है, उन्होंने जो नाम यूज करा, मेंडल डज नॉट यूज वर्ड जीन, उन्होंने जीन नाम इस्तेमाल नहीं करा था। तो उन्होंने क्या करा था, जीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंस्टीड ऑफ जीन, उन्होंने जीन की जगह पे, इंस्टीड ऑफ जीन ही यूज्ड फैक्टर वर्ड। तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करा यहाँ पे याद रखना है, वो करा था फैक्टर नाम। किसने यूज करा, मेंडल ने। तो सर ये बताओ इसका मतलब क्या है। अब देखो ध्यान से, जो मेंडल का फैक्टर है एक्चुअली वो आज हमारा जीन है। पहले तो ये दिमाग में, हर वर्ड को ध्यान से सुनना, एकदम से जो बता रहा हूँ अपने दिमाग में बिठाइए। मैं आज का जो हमारा जीन है वही मेंडल का फैक्टर था। तो मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर नाम इस्तेमाल करा। अब तुम्हारे मन में आएगा सर, जीन वर्ड जो आज का हमारा टर्म जीन किसने दिया है, तो जीन के बारे में देने वाला, तो टर्म जीन जो दिया था, गिवन बाई साइंटिस्ट का नेम है जॉनसन। तो जॉनसन था इसको देने वाला, तो जॉनसन ने इस नाम को दिया। आपको ये पता चलेगा कम से कम कि किसने दिया था। और मेंडल ने जीन के लिए क्या नाम इस्तेमाल करा बताइए, फैक्टर। तो मेंडल ने उसको फैक्टर कह दिया। इतना समझ में आ रहा है, ये बता दिया। सर जीन होता क्या है ये तो बताइए। जीन वो पार्ट है डीएनए का जहां पर कोई इंफॉर्मेशन होती है। तो जीन क्या होता है, अगर हमारे पास में, अगर इसको मैं लिखूं, इट इज पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज पार्ट ऑफ डीएनए वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट। तो ये डीएनए का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ डीएनए वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट। चाहे आप सूचना कहें, इंफॉर्मेशन कहिए, एक ही बात है। तो जहां पर कोई भी ये पाई जाएगी तो उसे आप जीन कह दोगे। सर कैसे बताइए, देखिए इधर, ऐसा हमारे पास डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल, आप मानते हो, सारे जानते भी हो। अब जो डीएनए हेलिकल है, अब यहां पर मैंने कह दिया कि भाई डीएनए के अंदर यहां पर, यहां से लेके यहां तक इंफॉर्मेशन है आपके हेयर कलर की, कि आपके बाल कैसे होंगे, तो इसकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर डीएनए का इंफॉर्मेशन है आई कलर की। अब कुछ की आंखें तो क्या होती है, आप देखते हो, थोड़ी ब्राउन टाइप होती है, और कुछ की आई ब्लैक होती है। अब मेरी आई तो ब्लैक ही है, अब अपनी आंखें खुद देख लेना कैसी है। अब कुछ की आंखें बिल्ली जैसी होती है। अब चिढ़ मत जाना इस चीज से, सर मेरे को बिल्ली आंख क्यों बोल दिया, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्चुअली ये डीएनए पे लिखा हुआ है। अब डीएनए का वो पार्ट जहां पर ये लिखा हुआ है, जहां पर वो पार्ट है, वो एक्चुअली हमारा जीन है।
तो ये एक्चुअली जीन है जहां पर कोई इंफॉर्मेशन है, ये जीन हो गया और ये जीन हो गया। और आप पढ़ोगे आगे चल के सारे डीएनए पर इंफॉर्मेशन नहीं है, सारे पर, वहां पर कुछ ही पार्ट में है जो इंफॉर्मेशन है, और जहां पर इंफॉर्मेशन है उसी को हम कहते हैं जीन। अब समझ में आ गया? तो ये कौन सा पार्ट होता है बताइए? ये डीएनए का पार्ट है जहां पर क्या पाई जाती है बताइए? इंफॉर्मेशन पाई जाती है, उसे हम जीन कहते हैं। नाम किसने दिया? मेंडल ने क्या नाम इस्तेमाल करा ये बता दिया आपको। इसके अलावा और पॉइंट क्या होता है देखिए, कैसे प्रेजेंट होते हैं वो पार्ट जीन, देखो ध्यान से क्या है। आगे इसके बारे में, इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट, ये भी आपको लिखा मिल सकता है। तो स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई है ये हेरिडिटी की। सर कैसे? एक बार बताओ, जहां डीएनए जाएगा, जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां डीएनए जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और जहां डीएनए जाएगा वहां जीन जाएगा, नहीं जाएगा? तो जीन क्या होता है? डीएनए के वो पार्ट के अंदर जहां डीएनए जा रहा है वहां जीन जा रहा है, तो ये सबसे छोटा पार्ट है जो हेरिडिटरी यूनिट का होता है। इसी को आप कहते हो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसी को बोला जाता है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस करके। ये सारे वर्ड याद रखना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट बोलते हो आप जी, यहाँ पर ये बता दिया। आगे क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, जीन्स आर प्रेजेंट लीनियरली। तो जीन कैसे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोजोम पर, क्योंकि क्रोमोजोम में डीएनए होता है। अब जब बात करेंगे उनको भी आगे। तो जीन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट लीनियरली। तो जीन्स लीनियरली प्रेजेंट होते हैं, ये बात को याद रखें। जीन नाम क्लियर हो गया। अगला देखो ध्यान से क्या है, जो हमारा एक नाम है, पहले आप ये समझिए प्लीज ध्यान से, एक नाम आप कहते हो क्रोमोजोम, और एक नाम आप कहते हो क्रोमोजोम के अलावा, एक मिनट रुको, क्रोमोजोम से पहले लिखो मैं डीएनए का नाम, चलिए ये नाम लिखता हूँ। एक तो लिख देता हूँ डीएनए, उसके बाद क्रोमेटिन, और एक है क्रोमोजोम। तो डीएनए हो गया, क्रोमेटिन हो गया, और क्रोमोजोम। अब इन नाम को एक बार देखते हैं एक्चुअली में नाम है क्या ये, क्योंकि इनसे बहुत दिक्कत होती है। अब बच्चे कहते हैं सर हमें ये नहीं पता डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोजोम क्या है। इधर सुनिए ध्यान से, ये डीएनए हमारा, ये डीएनए होता चला गया। अब जो डीएनए है, अब मुझे बताइए डीएनए कैसा होता है? डीएनए तो डबल हेलिकल है यूकेरियोट के अंदर। कैसा होता है बताइए? डबल हेलिकल, ये डीएनए हो गया। जहां थोड़ा बहुत डीएनए क्या करता है, अपने आप को थोड़ा और कंडेंस करता है, डीएनए खुद को कंडेंस करता है थोड़ा और, मतलब आपस में और थोड़ा, मतलब क्या होता है, एक तरह से कंडेंस कर लेता है। और जब बिल्कुल ही कंडेंस कर लेता है वहां पर क्या है, तो वो बनाता है क्रोमोजोम करके। आप ऐसे सुनिए, रुको, ये हो गया हमारा डीएनए। इसने क्या करा, थोड़ा अपना आपको ऐसे बना लिया, बिल्कुल मतलब और ज्यादा कंडेंस कर लिया। ऊपर का डीएनए है, यहाँ पर थोड़ा और कंडेंस हो गया, तो इन्होंने बनाया क्रोमेटिन को। और क्रोमेटिन क्या करता है, क्रोमेटिन ही बनवा लेता है, आगे चल के क्या होता है, वही नाम, उनको हम कहते हैं क्रोमोजोम। तो ये होता है क्रोमोजोम। मैं आपको देखो प्लीज कोशिश करें समझने की। ये जो डीएनए है, डीएनए सबसे ज्यादा खुला पड़ा है, डीएनए से ज्यादा कंडेंस है क्रोमेटिन, और सबसे ज्यादा कंडेंस है क्रोमोजोम। जब डीएनए खुला रहेगा, डीएनए पे जीन हमारे पास, आप क्रोमोजोम को इस तरह बनाते हो कि ना बनाते हो? देखिए ध्यान से, ऐसे हम बनाते हैं क्रोमोजोम को। अब जो क्रोमोजोम होते हैं, अब इन क्रोमोजोम के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देखिए इस तरह से करके ये जो होता है क्रोमोजोम में, चलिए डीएनए वाला पार्ट ही तो होता है उनके अंदर, ये जो आप देखते हैं, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये तो पूरा का पूरा क्या होता है, ये जो क्रोमोजोम है ये तो हो गया क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम किससे बना होता है? मिलकर। और इसकी नॉलेज आपको, अगर आपने पढ़ रखा है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मैंने आपको वहां पढ़ाया हुआ है अच्छे से। ये यहाँ तो एक तरह से क्या है, क्योंकि रिवीजन भी हो रहा है आपका, अगर आप ड्रॉपर वाले हो तो आपको पहले से पता है। देखिए इधर ये क्रोमोजोम है, एक जो ये है, एक क्रोमेटिड ये होता है और एक क्रोमेटिड ये होता है। याद रखना, क्रोमोजोम का जो आधा हिस्सा होता है ये भी क्रोमेटिड है, और वो भी क्रोमेटिड है। ये दोनों आपस में क्रोमेटिड ही होते हैं, ये भी क्रोमेटिड हो गया और ये वाला भी क्रोमेटिड। तो इसका मीन्स है एक क्रोमोजोम के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं। कितने होते हैं बताइए? दो। और क्रोमोजोम के आधे पार्ट को क्रोमेटिड कहा जाता है। क्रोमोजोम को आधे पार्ट को क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। तो ये याद रखें, क्रोमेटिड क्या होता है? हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम क्या है, अगर आप ये समझिए, तो क्रोमोजोम होता है मोस्ट कंडेंस फॉर्म, ये सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म होती है। तो मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए,
अब कहेंगे सर कैसे डीएनए का बना। अब देखना ध्यान से प्लीज, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें और समझने की कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। शुरुआत में कौन था, ओनली डीएनए था, और डीएनए ने कंडेंस होकर क्या बनाया बताइए, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन ने किसको बनाया, क्रोमोजोम। तो इसका मतलब मुझे बताओ, एक्चुअली क्रोमोजोम डीएनए का तो बन रहा है, बन रहा है कि ना बन रहा है। डीएनए ने पहले किसको बनाया, क्रोमेटिन को बना रहा है, और क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बन रहा है। और जब सेल डिवाइड करती है तो आपको क्रोमोजोम ही देखने को मिलता है, सेल जब डिवाइड करती है। अदरवाइज जो प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है, हमारी सेल के अंदर डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन में होता है। किसमें होता है बताइए, क्रोमेटिन के अंदर। तो याद रखना, क्रोमोजोम कब देखने को मिलता है, व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड करती है तब आपको क्रोमेटिन बना लेगा क्रोमोजोम, और ये तभी आपको देखने को मिलेंगे। तो व्हेन सेल डिवाइड तब क्रोमोजोम बनता है, ये याद रखें। और होता क्या है मैंने आपको बता दिया। क्रोमोजोम का मीन्स, अगर आपको मैं नाम का मीनिंग बताऊं क्रोमोजोम का, आप खुद ही देख सकते हैं, क्रोमो और सोम। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, क्या होता है बताइए, कलर्ड होता है। और सोम का मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो डार्क स्टैंड होते हैं, जो कलर्ड होते हैं, उनको कहते हैं क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। कहेंगे सर दोबारा बोलना, एक बार बताओ, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। क्रोमोजोम हमारे पास में जो है, इधर देखना, यहाँ पर कलर्ड हो गया और ये बॉडी हो गया, मैंने लिखा है तो कलर्ड बॉडी है क्रोमोजोम। अब यहाँ देखना प्लीज, थोड़ा सा एक मिनट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले प्लीज, वरना कहोगे सर आपने टाइम नहीं दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब चले आगे, देखिए अभी मैं आपसे कह रहा था, हमारे पास में क्या है, जो मैंने आपको क्रोमोजोम कहा, तो क्रोमोजोम को मैंने, आप क्या यहाँ पे याद रखोगे सर, एक तो ये याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं, कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपने नाम का मीनिंग बताया, या कलर्ड बॉडी होता है। एक ना अभी मैंने आपको बोला, ये क्या होते हैं, वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। क्या होते हैं बताइए, वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। तो ये वेहिकल ऑफ हेरिडिटी है या इनहेरिटेंस है, जो आपकी अगली पीढ़ी के अंदर, क्योंकि भाई अगली सेल जो बनेगी, अगली जो सेल बन रही है, वहां पर कौन जा रहा है, क्रोमोजोम जा रहा है, और क्रोमोजोम में कौन है, डीएनए है। तो जहां अगर तुम एक फॉर एग्जांपल थ्री व्हीलर में बैठ चुके हो, ऑटो होता है थ्री व्हीलर, जहां जहां तुम्हारा ऑटो जाएगा वहीं तो तुम जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे, कहेंगे सर हम तो उतर जाएंगे, बीच में क्या होता है, तुमको चारों तरफ से क्या पैक कर दिया उस ऑटो के अंदर। अब ये कहा कि चुपचाप बैठ के आराम से, तुम्हारा मोर बंद कर दिया। अब ना तुम बोल सकते ना तुम निकल सकते। अब मुझे बताओ, जब तुम ऑटो में बैठे हुए हो तो जहां जहां ऑटो रुकेगा वहां तुम रुकोगे, जहां जहां ऑटो जाएगा वहां तुम जाओगे। और डीएनए हमारा क्रोमोजोम के अंदर ही है, क्योंकि क्रोमोजोम डीएनए से ही बना होता है, वो सबसे कंडेंस फॉर्म है, इसीलिए इसको बोला जाता है व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। याद रखें प्लीज। और ये आप बेशक लिख लें, यहाँ पर मैंने पीछे भी लिख दिया था। तो ये मोस्ट कंडेंस फॉर्म है, मोस्ट कंडेंस फॉर्म। तो एक नाम देखो ध्यान से, अब एक नाम जो अगला वाला है क्रोमेटिन, क्या आता है, क्रोमेटिन जो होता है, इसको प्लीज याद रखें, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी दो तरह का है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के। एक थोड़ा लूजली होता है, उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। और ये कब बनता है, ये बनता है कंडेंस, जब कौन कंडेंस होता है बताइए, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए से बनता है ये वाला। और एक्चुअली जो ये है यहाँ पे क्या मोस्ट कंडेंस फॉर्म है, ये किससे बनता है, ये क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से बनता है, फॉर्म्ड बाई, अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं तो फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन। तो कहेंगे सर घिसा पिटा कर दिया, रुको ऊपर लिख दो, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, इससे किससे बनता है ये, यहाँ देखिए, फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से बनता है। पहले इधर देख लीजिए, बताया था, पहले डीएनए होगा, डीएनए बना रहा है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन बना रहा है क्रोमोजोम। तो आप याद रखें कौन किससे बन रहा है, ये याद रखें। देखिए आगे, तो फॉर्म बाई कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, और ये बना कंडेंसेशन ऑफ डीएनए से, जो क्रोमेटिन है। दो तरह का है, एक यूक्रोमेटिन और एक हेट्रो। अभी ना बात करेंगे हम आगे चल के, ये कौन सा ज्यादा एक्टिव होता है, कौन सा इनएक्टिव होता है, ये सब ये आगे आएगा, इंपॉर्टेंट है। पर नाम तो बता दिया आपको क्या होता है। वो जो सबसे ओपन फॉर्म है, डीएनए कैसा होता है, एक तरह का ओपन नहीं है। तो डीएनए क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, लूजली। डीएनए को आप लिख लें, ये कैसा होता है हमारे पास, डबल स्ट्रैंडेड मानते हैं हम इसे,
हमारे अंदर डबल स्ट्रैंड होता है ये, तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसी को आपको ने पढ़ा होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएच करके ये। और ये क्या होता है, ये डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता है बताइए, जेनेटिक मटेरियल ही तो डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जेनेटिक मटेरियल क्या, सब में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये लिखना है, ऑल मत लिखना, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सर क्यों, सारे क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि कुछ के अंदर आरएनए भी तो होता है भाई, आगे पढ़ोगे आप। जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो, वो होता है जेनेटिक मटेरियल। तो हमारी बॉडी में मेनली है डीएनए, और पूरी 99% जीवों के अंदर है, बच्चे थोड़े बहुत 0.1 मतलब 1% में जो मान लो वायरसेस आते हैं, उनमें आरएनए भी है एक जेनेटिक मटेरियल। इसलिए मैं लिख रहा हूं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर के अंदर यही होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अगर आप ये याद रखें, ये वर्ड अगर आप पूछने बैठ जाए, तो वो जो क्या करता है, स्टोर द इंफॉर्मेशन। जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर हो उसे कहते हैं हम जेनेटिक मटेरियल। रख लोगे याद, डीएनए क्या होता है। और डीएनए का पूरा नाम भाई जिनको ना पता वो भी सुन ले, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कुछ कह रहे होंगे मन में, सर आपने बहुत अच्छा करा ये बता के, क्योंकि हम पूछ पाते नहीं, और हमें पता वैसे है नहीं, पूछेंगे तो बेइज्जती होंगी, और ना पता करें तो उसमें ये कि समझ में ना आए, इसलिए बता दो। तो डीएनए का पूरा नाम ये आप देख लो। तो डीएनए नाम क्लियर हो गया, क्रोमेटिन नाम और क्रोमोजोम नाम, मैं बस इनको बताना चाह रहा था, ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, जितना जरूरी है उतना बता रहा हूं यहाँ पर। और ये सब आप पढ़ते हैं वैसे कहां पर, सेल साइकिल सेल डिवीजन के अंदर आ जाता है, सब कुछ आ जाता है ये। आगे देखें, आ जाओ ध्यान सब। आगे क्या नाम है सर ये बताओ। अब कौन कौन सा नाम हो गया देखो, एक नाम जीन हुआ है, एक नाम क्या हुआ है, एक बार बताइए, जीन कहाँ होता है, डीएनए पर होता है कि ना होता है। अगर मैं पूछूं क्या जीन हमारा क्रोमेटिन या क्रोमोजोम में होगा कि ना होगा, होगा, क्योंकि भाई डीएनए से तो बन रहा है क्रोमेटिन और क्रोमोजोम। अगर डीएनए पे जीन है तो कहता हूं जीन तो इन पर भी होगा, होगा कि ना होगा। और हर कोई तुम्हारे पास होता है। अब देखो ध्यान से क्या है, तो याद रखना, जीन कैन बी प्रेजेंट ऑन क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम, क्योंकि क्रोमेटिन भी तो डीएनए से बना, और क्रोमोजोम किससे बना, क्रोमेटिन से। अगर आप ज्यादा ही डिटेल में जाओगे तो डीएनए से बन रही है, तो इसका मतलब इन सब में भी जीन होगा, ऐसा नहीं। वो आगे बात करेंगे हम, कोई भी जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। अब ये आगे पार्ट में यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखिए ध्यान से, अगला जो है मेरे पास में ये नाम हो गया, कौन कौन सा नाम है, जीन, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम, 4 वर्ड हो चुके हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है वो हमारे पास में कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज, उसे आप कहते हो एक नाम डोमिनेंट और एक नाम रिसेसिव। इससे पहले सर ये बताओगे पहले या कुछ और, एक नाम ये सुन लो पहले, तू वाह, सॉरी। देखो इधर एक नाम है ये होमोजाइगस, और एक नाम है एंड हेट्रोजाइगस। ये नाम सुनो पहले। होमो का मतलब क्या होता है और हेट्रोजाइगस का मीन्स क्या होता है ये समझिए। होमोजाइगस क्या होता है, ऐसे तुम्हारे पास जब हमारे पास दो जीन है, और जीन कैसे होते हैं, ये एक मिनट मैं पीछे लिख दूं एक मिनट, देखो यहाँ पर अगर जगह है तो, ये मैं जगह ही नहीं रही यार, तो और क्या लिखोगे। जीन जो होते हैं, जीन अक्कर इन पेयर, ये जोड़े में होते हैं, ये बताना था मुझे। जीन अक्कर इन पेयर, जीन किस में होते हैं बताइए, जोड़े में। तो जीन अक्कर इन पेयर, और मेंडल ने भी कहा था कि फैक्टर जोड़े में होते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं कि मेंडल का जीन मतलब मेंडल का फैक्टर आज जीन क्यों है, मेंडल का फैक्टर आज जीन क्यों माना जाता है, वो बात करेंगे। उसका एक रीजन ये भी है, क्योंकि वो क्या होते हैं, जीन भी जोड़े में होता है, फैक्टर भी जोड़े में होते हैं। तो आगे देखे ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, जो होमोजाइगस है, व्हेन टू जीन्स आर, या आप लिख लें व्हेन बोथ द जीन्स आर आइडेंटिकल, जब जीन हमारे सेम होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं, व्हेन द बोथ द जीन्स आर आइडेंटिकल, उसको कहते हैं हम होमोजाइगस। कैसे होते हैं, आइडेंटिकल, कोल्ड एज होमोजाइगस। ठीक है सर, ये समझ में आ गया हमें। कोई एग्जाम्पल दें, आप खुद बताना ध्यान से। एक और हेट्रोजाइगस में क्या है, यहां लिखूं अगले में, हेट्रोजाइगस, देखिए नाम है हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस का मीन्स क्या है, इसका मीन्स है व्हेन द जीन, व्हेन द टू जीन्स, मैंने यहाँ पे बोथ लिखा है, बोथ का मतलब दो ही है, व्हेन द टू जीन्स
आर नॉट आइडेंटिकल, सेम नहीं है। सम प्रूफ करके दिखाइए, एग्जाम्पल तो हम तब समझेंगे, ऐसे नहीं आ रहा है समझ में। रुको, व्हेन द टू जीन्स आर नॉट आइडेंटिकल, उसे आप हेटेरोजाइगस कहते हैं, समझ जाना। देखो एग्जाम्पल बताना आप मुझे। एक मैंने माना कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब मुझे बताओ दोनों को दोनों जो जीन है हमारे पास आइडेंटिकल है अनआइडेंटिकल है? आइडेंटिकल है, तो कौन सी कंडीशन है ये, होमो या हेट्रो? तो ये होती है होमोजाइगस। भाई होमोजाइगस ही तो है। अगला बताना, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। अब कहेंगे सर ये भी टी है और ये भी टी है, पर एक तो कैपिटल एक स्मॉल है, तो होमो या हेट्रो है? हेट्रो। तो याद रखना ये हेट्रोजाइगस है, ये वाली। अगले एग्जांपल, अगर मैं करता कैपिटल बी तो कौन सा आएगा बताओ, होमो। अगर करता मैं कैपिटल ए स्मॉल है तो कैसा आएगा, हेट्रो। बस यही बताना चाह रहा था कि होमो क्या होता है, हेट्रो क्या होता है। जब दोनों जीन दिखने में बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट, तो उसे आप कहते हो होमोजाइगस, और जब आपको अलग अलग है तो क्या होते हैं बताओ, हेट्रोजाइगस। तो ये एक दो नाम क्लियर करें, एक होमो क्या होता है, हेट्रो क्या होता है, प्लीज इन्हें याद रखें। रख लो याद। इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा स्क्रीनशॉट चाहिए। ले लिया? देखें आगे। अगला जो है, हम यहाँ पर ये नाम क्लियर हो गया। अगला जो नाम आता है हमारे पास इसके अलावा, सर वो आपने बीच में जो छोड़ा था, एक नाम लिखा आपने डोमिनेंट पर बता नहीं पाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट नाम है ये अब का। एक नाम है डोमिनेंट जीन और एक नाम है रिसेसिव जीन। तो पहले पढ़ते हैं डोमिनेंट जीन को। ऐसा कोई जीन, देखो ध्यान से प्लीज, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ध्यान से सुने। द जीन विच एक्सप्रेस, देखो ध्यान से, द जीन विच एक्सप्रेस itself in homozygous as well as in heterozygous condition। ऐसा कोई जीन जो खुद को होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे, उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड एज डोमिनेंट जीन। इसी को आप कहते हैं डोमिनेंट जीन। और इसी लॉ को आप पढ़ लेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, आगे चल के। अभी नहीं बता रहा मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, अभी डोमिनेंट जीन का नाम सुनो। ऐसा कोई जीन, अब देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लीज कोशिश करना, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे आपको समझ में आ जाए। आपके फादर हैं, है ना फादर? अब जो आपके फादर हैं और एक आप हो, सर बढ़िया कॉम्बिनेशन बिठाया है। पहले तो हमारे फादर के सामने बोलते ही नहीं है, वही तो बताने जा रहा हूँ, सुनो अब। एक आपके फादर है और एक आप हैं, और आप गए मार्केट कपड़े लेने के लिए। नॉर्मल रेडीमेड नहीं, मतलब जो वैसे होते हैं जो आप सिलवाते हो, अब वैसे कपड़े लेने गए। अब मुझे बताओ, आपके जब फादर वहां रहेंगे, क्या आप अपनी पसंद बताओगे या फादर ही पसंद करेंगे? कहेंगे सर फादर ही करेंगे, मैं कपड़े पसंद तो दूर करना, यहाँ मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, मतलब ये अच्छे से देख भी नहीं पाऊंगा। तो अब मुझे बताओ, उस कंडीशन में जब तुम फादर के साथ गए, तो किसने एक्सप्रेस करा खुद को, फादर ने या तुमने? फादर ने करा। तो अब फादर के साथ तुम कैसे हो, डोमिनेंट रिसेसिव हो? जो अपने आप को दिखाता है उसे डोमिनेंट मानते हैं हम। क्या मानते हैं बताइए, डोमिनेंट। और जो दब जाता है उसे मानते हैं रिसेसिव। तो अब मुझे बताओ, इस कंडीशन में जब तुम कपड़े लेने गए, फादर ने एक्सप्रेस करा इस कंडीशन को। अब ये कंडीशन कैसी है, फादर हो तुम्हारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? सर हेट्रोजाइगस है, क्योंकि फादर तो फादर को कैपिटल टी मान ले आप, और मुझे स्मॉल टी मान ले, दोनों बराबर तो है नहीं, तो कंडीशन हेट्रो। और फादर ने एक्सप्रेस करा, तो ऐसा तो कंडीशन चाहे होमो हो और चाहे हेट्रो हो, फादर तुम्हारा, आप देखो, तुम्हारे साथ गया तो फादर ने पसंद करा। अब तुम्हारे फादर गए अपने किसी दोस्त के साथ में, मेरे फादर मान लीजिए, अपने फादर मान लीजिए, हम सबके फादर ही लगा लो, अपने दोस्त के साथ में जा रहे हैं, तो वहां पर उनके दोस्त पसंद करेंगे या दोनों पसंद करेंगे? सर वहां भी फादर, आप अगर दोस्त के साथ जा रहे हैं तो फादर भी अपनी राय रख देंगे, और फादर का दोस्त है वो भी अपनी राय को रख देगा। तो इसका मतलब वहां भी एक्सप्रेस कर रहा है कि ना कर रहा है? और जब फादर अपने दोस्त के साथ में गया, तो कंडीशन कैसी है, होमो या हेट्रो है? दोनों बराबर के हो गए, फादर और उनके दोस्त बराबर के हो गए, तो कंडीशन तो होमोजाइगस हो गई। तो फादर ने, जब तुम साथ गए तो कंडीशन कौन सी थी, हेट्रोजाइगस। जब फादर गए अपने दोस्त के साथ में, तो कंडीशन कौन सी, होमोजाइगस। तो कंडीशन वो चाहे होमो और हेट्रो हो, आपके फादर एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन वो जो अपने आप को होमोजाइगस ने भी दिखाए और इसके अंदर हेट्रोजाइगस ने भी दिखाए, उसे कहते हैं डोमिनेंट जीन। अब कहेंगे सर
मेरी तो बताओ, मैं फादर के साथ गया, मेरी तो चल ही ना पाई, मेरी कब चलेगी? जब तुम जाओगे अपने दोस्त के साथ में। अब तुम कपड़े लेने गए हो और तुम्हारा तुम्हारा दोस्त गया है, अब मुझे बताओ, दोस्त से कहोगे तू ही खरीद लिया, कहेंगे यार दोनों, अब मतलब क्या है, दोनों से उससे राय ले लेंगे हम, पसंद तो जब हो जाएंगे मैं ही लूंगा वो तो, क्योंकि मेरी पसंद चलेगी, मुझे पहनने हैं वो तो, पर दोस्त कहेगा उसकी बात मान लूंगा। इसका मतलब तुमने एक्सप्रेस करा है कि ना करा है? किया है। तो वो कंडीशन, अब बताओ तुम कब चले, फादर के साथ में, दोस्त के साथ में? दोस्त के साथ में। जब तुम अपने दोस्त के साथ हो, तुम खुद, तो कौन सी कंडीशन है, होमो या हेट्रो? होमो। तो ऐसा जीन जो अपने आप को होमोजाइगस में दिखाएगा, उसका नाम आएगा रिसेसिव जीन। तो रिसेसिव जीन हमेशा खुद को दिखाता है होमोजाइगस में, डोमिनेंट जीन अपने आप को दिखाता है होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में भी। उम्मीद कर रहा हूं आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। देखें अब आगे, ये नाम जो हो गया, अब इसमें देखो ध्यान से क्या है, अब एग्जाम्पल सुनो, बताओ यहाँ पर क्या होता है। एक हो गया मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी को आप डोमिनेंट मान लो, क्योंकि जीन हमेशा जोड़े में है, ये जोड़ा ही तो बन रहा है ये वाला। अब जो ये है, ये तो डोमिनेंट हो गया है, और ये क्या हो गया बताओ, रिसेसिव। तो ये मान लीजिए, ये वाला, ये फादर है आपके, और ये आपके यहाँ पे क्या है, ये तुम खुद हो, तो तुम्हारी थोड़ी चलेगी इसके सामने, ये वाला है। अब बताओ, ये आपके फादर मान ली, ये फादर के दोस्त मान लीजिए, कंडीशन कौन सी बन रही है, होमो या हेट्रो? ये बन रही है होमो। और ये कौन सी कंडीशन है बताओ, ये वाली, ये हेट्रो है। तो मुझे बताइए, जो कैपिटल टी है वो तो यहाँ भी एक्सप्रेस हो रहा है, कैपिटल टी यहाँ भी एक्सप्रेस हो रहा है, और ये वाला भी होगा, क्योंकि बराबर हो रहे हैं तो एक्सप्रेस तो हो रहा है ना। तो होमो के अंदर भी एक्सप्रेस हो रहा है और हेट्रो के अंदर भी हो रहा है, इसी को बोला डोमिनेंट जीन। अब बताइए, ये जो बेचारा स्मॉल टी है, ये कब होगा? अब अगला नाम लिख दो पहले, सर अगला नाम तो लिख दीजिए, चलो नाम लिखता हूं पहले, अब तुम खुद ही बता दोगे बहुत अच्छे से। रिसेसिव जीन, बताओ क्या लिखूं, कहाँ एक्सप्रेस करेगा खुद को ये? बताइए कहाँ करेगा एक्सप्रेस? तो जो जीन, द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, बोथ, या मतलब एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन, बताओ, होमो के अंदर, हेट्रो के अंदर, होमोजाइगस में। तो जो खुद को एक्सप्रेस करेगा ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, उसे कहेंगे रिसेसिव जीन। होमोजाइगस कंडीशन कोल्ड एज रिसेसिव जीन। भाई अब एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया जिससे आप समझ में आ जाए, अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा, प्लीज कोशिश करें, आ जाएगा समझ में। इसका एग्जाम्पल क्या कर सकता हूँ, देखो, तुमको क्या माना था मैंने, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बताओ कौन करेगा? सर अब तो मेरी, अब तो हम दोनों बराबर के हो गए ना, अब दोनों करेंगे। तो रिसेसिव, ये कंडीशन कौन सी है? कंडीशन हो गई होमो, और इस जीन को मैंने क्या माना, रिसेसिव। तो रिसेसिव भाई खुद को एक्सप्रेस करते हैं ओनली होमो के अंदर, ये समझाना चाह रहा था। आ गया समझ में? आ गया होगा अब तो, नहीं आया? अब देखें अगला रबड़। अब कहेंगे सर ये बताओ पहले तो, अब आपने ये नाम बता दिया, डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्लीज याद रखें, 3 स्टार कर रहा हूँ, और ये नाम आपके चलते ही रहेंगे। मुझसे पिछली वीडियो में कमेंट किया हुआ एक ने कि सर आपने डोमिनेंट और रिसेसिव वाला नहीं बताया था। भाई मेंडल ने जो करेक्टर लिए थे 14, 7 पेयर के अंदर, ये उन्होंने क्या है, किसमें लिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग या सेम? कॉन्ट्रास्टिंग। तो डोमिनेंट और रिसेसिव करके लिया था। मैं इसलिए नहीं बोला नाम डोमिनेंट रिसेसिव का, क्योंकि मैं जब तक इन नामों को समझा ना दूं, जब तक कोई फायदा नहीं है, उस वजह से नहीं बताया था मैंने। देखिए अब मेरे पास जो नाम है, एक नाम है एल एल करके, एल एल क्या होता है, और एक नाम होता है एलोलोमोर्फ। प्लीज ये समझिए, कभी अगर आपको मिले तो ये एल एल नाम तो पक्का मिलेगा। एल एल क्या होता है, नाम जानते हो जीन का? बिल्कुल। तो देखिए, एल एल किसे कहते हैं हम, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन का जो उल्टा रूप है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एल एल। जीन का उल्टा रूप, सर उल्टा रूप कैसे है, तुम्हारा उल्टा रूप क्या होगा? बस देखो इधर, तुम्हारा उल्टा रूप नहीं कह रहा हूं मैं, अगर मेरे पास कैपिटल टी जीन है, बताना मुझे, कैपिटल टी जीन है, इसका उल्टा रूप क्या होगा, स्मॉल टी। और अगर स्मॉल टी है तो इसका रूप, उल्टा रूप क्या होगा, कैपिटल टी। अगर मेरे पास कैपिटल है तो क्या बनेगा, स्मॉल है, तो जीन का उल्टा रूप कहा जाता है एल एल। बस खत्म, इतना ही है। जीन का उल्टा रूप इज कॉल्ड एस एल एल। व्हाट इज एलोलोमॉर्फ? एलोलोमॉर्फ का मतलब क्या होता है, ऐसा हमारे पास में जिसमें क्या हो, एक तो जीन हो और एक एल एल हो। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैंने एक तो इस तरह से बता दिया जिसमें एक जीन है और एक एल एल है, वही आपका एलोलोमॉर्फ है। दूसरा लिख लो, ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर,
पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मान लीजिए। अब बताइए कैसे होगा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग में, अगर कैपिटल ए लिया है, अगर ये जीन है तो यहाँ पे एल क्या बनेगा, स्मॉल है, तो ये बन गया क्या ना बन गया, ये एक एलोमॉर्फी है एग्जाम्पल। अगर मैंने ये माना कैपिटल बी और यहां पर कर दिया मैंने यहाँ पे क्या है कैपिटल बी, क्या एलोमॉर्फ है ये, नहीं, दोनों जीन सेम है, ये नहीं है। तो हमारे पास में क्या है, अगर एक कैपिटल बी है तो ये क्या होगा स्मॉल बी, ये एलोमॉर्फ है। इसमें एक जीन और एक एलो, उसे कहते हैं एलोमॉर्फ। ये नाम हो गए, देख लें अच्छे से कौन कौन से नाम हो गए। एक नाम मैंने आपको पढ़ा दिया, देखो शुरुआत में पढ़ाया जीन, ठीक है। दूसरा क्या बताया तुम्हें क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोजोम क्या है, फिर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, उसके बाद डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। और अब तुम्हारे पास में एक नाम हो गया एलएल क्या होता है और एलोमॉर्फ क्या होता है, ये नाम हो चुके हैं। अब देखो एक बार यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से नाम, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले, सर नोट्स ले लेंगे हम, कोई बात नहीं, अगर आप नोट्स कर लोगे तो अच्छी बात है। चलो अब देखिए इधर आगे, जो नाम हो चुके हैं अब उनके नाम एक बार मैं लिख देता हूं। जीन नाम आ गया होगा समझ में, इसके अलावा क्या आता है, डीएनए, फिर क्रोमेटिन, और फिर क्रोमोजोम, ये नाम। इसके अलावा कौन सा नाम, होमोजाइगस, और फिर हेट्रोजाइगस, ये नाम। फिर कौन सा आया, डोमिनेंट, और फिर रिसेसिव। उसके अलावा एलएल क्या होता है और एलोमॉर्फ क्या होते हैं, ये वर्ड हो चुके हैं। पहले ये टर्म आनी चाहिए हमें, ये टर्म क्या है, छोटी छोटी सी है ये, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमें जेनेटिक्स समझना है तो ये सब आना चाहिए भाई, ये करके। अब कौन सा है सर, अब वो भी बता दीजिए। चलो अब आगे, अगला जो मेरे पास यहाँ पर नाम है, अगला जो करके इसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड है, चलो ये लिख लेता हूँ, पहले लिख रहा हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो ध्यान से एक मिनट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये नाम लिख रहा हूं भी मैं, समझा नहीं रहा हूं, ये समझाऊंगा अगली क्लास में कि डिटेल के अंदर क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे, मतलब वहां पर डोमिनेट करा कैसे क्या करा, सब बात करेंगे। अब इसे ये देख ले पहले नाम क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले एक नाम सुनिए ध्यान से, क्या है मैं यहाँ बता दूं, उसको लिख रहने देता हूँ। वो नाम होता है, उसे आप कहते हो जीनोटाइप। क्या नाम है बताइए, जीनोटाइप। कौन सा टर्म है, नंबर 11 पे आ रहा है ये तो, इसके अकॉर्डिंग तो जीनोटाइप क्या होता है, देखो ध्यान से, किसी भी जीव, जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, हमारे अंदर कैसे जीन प्रेजेंट है, तो जेनेटिक का मेकअप क्या है, तो जेनेटिक जो मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। सर ये समझ में नहीं आ रहा, तुम बाहर से कैसे दिखते हो, अच्छे लगते हो, बुरे लगते हो, कान कटा हुआ है तुम्हारे, मतलब कोई सिर पे बाल नहीं है, तो ये तुम्हारी बाहर की लुक है या मतलब अंदर की लुक है, बाहर की लुक है। बाहर की लुक को जेनेटिक में कहा जाता है फिनोटाइप, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। अब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं एक्चुअली क्या होता है, बालों का उड़ जाना, जो बाल उड़ जाते हैं, देने वाला ऊपर वाले सब कुछ यहाँ पर जो भी कुछ है, बट ये तुम्हारे डीएनए के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास में का जो आपका हेयर का बोल्डनेस है, क्योंकि जेनेटिकली भी होता है, किसी के पेरेंट्स के क्या है, मतलब कम उम्र के अंदर क्या है बाल उड़ जाते हैं। तो जो आपकी बाहर की लुक है, वो बाहर की लुक जो दिखाई पड़ रही है लोगों को या हम किसी को भी, वो आपका फिनोटाइप है। वो डिपेंड कैसे कर रहा है, आपका ना जीन कैसे है। तो हमारी जो सेल्स में डीएनए में जो जीन्स होते हैं, उसके मेकअप को जीनोटाइप कहा जाता है, और उस पर जो बाहर की लुक बनती है वो फिनोटाइप कहा जाता है। आ गया समझ में। अब कोई तुम्हें यहाँ पे तुम कह दो सर ये इतना लंबा है हाइट के अंदर और ये इतना मोटा है, तो उसका फिनोटाइप है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जीनोटाइप की डेफिनेशन, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तुम्हारा मेकअप नहीं कह रहा मैं क्रीम वाला, तो जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। हमारे अंदर जीन कैसे हैं, वो आपका जीनोटाइप है। अगला जो वर्ड है फिनोटाइप, और अब ये नाम बहुत आएंगे, यही चलेंगे अब नाम, जीनोटाइप फिनोटाइप करके। अब आप पढ़ोगे ना जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, बाहर की दिखावट इज कॉल्ड एज, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। आ गया समझ में, कर लोगे, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है बिल्कुल।
तो जीनोटाइप बता दिया बहुत अच्छे से और फिनोटाइप को बता दिया। अरे अभी वो समझ में आ रहा है एकदम से। अब मुझे बताइए सेकंड, जो फिनोटाइप है आपको किसके बेस पे बन रहा है? जीनोटाइप पे। जैसे हमारे अंदर जीन होंगे वैसे तो फिनोटाइप आएगा बाहर का। तो यहां से कर सकता हूं, एक मिनट रुकना, यहां लिख देता हूं ऊपर। देखिए आगे क्या है हमारे पास में, आगे लिख देता हूं, द फिनोटाइप डिपेंड ऑन जीनोटाइप। तो फिनोटाइप किस पर डिपेंड कर रहा है बताइए? जीनोटाइप पे। तो फिनोटाइप डिपेंड ऑन जीनोटाइप। कैसे? जैसे बॉडी के अंदर जीन्स होंगे डीएनए के अंदर, वैसे ही आपकी बाहर की लुक बनेगी। तो फिनोटाइप डिपेंड ऑन जीनोटाइप, आप ये वर्ड भी याद रखें। अगला इसके बाद में क्या है और जो चीज है, चलो फिनोटाइप जो है, फिनोटाइप आल्सो, अगर आप लिखना चाहे तो कर सकते हैं, फिनोटाइप आल्सो अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि बाहर की लुक जो इंसान की होती है वो बाहर के इन्वायरमेंट से भी अफेक्टेड होती है, पर जीनोटाइप नहीं होता कभी अफेक्ट बाहर के इन्वायरमेंट से। तो फिनोटाइप आल्सो अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वैसे इतना भी है नहीं बट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना याद रखें, जीनोटाइप का मीन्स क्या होता है आपको मैंने बता दिया। कर लोगे ना कर लोगे अभी ये? अब इसको समझते हैं ध्यान से, कैसे होता है क्या होता है हर चीज को डिटेल के अंदर। चलो अब आगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है? अब ये नाम दोबारा ना बोलना पड़े मुझे कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। मोनो का मतलब, मोनो मतलब बताना है एक, और हाइब्रिड क्रॉस तो जिसके अंदर ऐसा क्रॉस जहां पर आप स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर। किसकी स्टडी कर रहे हो बताइए? स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहां पर आप एक पेयर को पढ़ोगे ओनली। अब देखो ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल बोलूं, मेंडल ने स्टेम हाइट कैसे ली थी बताना? जो मेंडल ने स्टेम हाइट ली थी वो तो या तो मैंने आपको लिखी है स्टेम हाइट के अंदर, या तो टोल है और या कैसी है बताओ, ड्वार्फ। तो या तो टोल है या ड्वार्फ है। और टोल को हम, अब चलो एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ आपका, और आपको मैं इसे पढ़ा भी चुका था फिर दोबारा से बता रहा हूँ। जो स्टेम हाइट है, जब आप एक ही पेयर को पढ़ोगे, अब देखो ये पेयर के अंदर है कि ना स्टेम हाइट के जो कैरेक्टर है, या तो आपको टोल होगा या कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो जब आप एक पेयर को पढ़ते हो एक बार में, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और जब आप पढ़ोगे दो पेयर को, नाम लिख देता हूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब दो, हाइब्रिड क्रॉस। तो स्टडी ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, स्टडी ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, जब आप दो पेयर की स्टडी करोगे, इज कोल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अरे हटाना है, इज कोल्ड आप जानते हो। तो स्टडी ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, कर लोगे ये? सर पूरा लिखिए, द स्टडी ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर इज कोल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना? समझ जाओ यार, जानते हो आप अच्छे से। डाई का मतलब दो, यहाँ डाई का मतलब मरना नहीं है, यहाँ डाई का मतलब दो है। वो डाई ये होता है और ये डाई ये वाला डी आई। सर आप नहीं बताया है ना। देखो आगे क्या है हमारे पास, इसके अलावा ये नाम तो हो गए। अब जो मेंडल ने लिया था, अब देखना ध्यान से, क्या है जो मेंडल के कैरेक्टर थे, मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे अब उनका नाम बताते हैं। अब बताइए साथ साथ बोलते चलो। स्टेम हाइट कैसा लिया था मेंडल ने, क्या है, या तो टोल या कैसा लिया था बताइए, ड्वार्फ। अब जो टोल है, ये है तुम्हारे पास, इसको माना था एज ए डोमिनेंट। अब आपका ये रिवीजन हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास जो स्टेम हाइट है, इसको जो तुम ये मानते हो कि सर ये एक तो डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, एक्चुअली यहां से आई थी डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट करते हो और रिसेसिव करते हो। बे पूरा ही हटाना पड़ेगा घर को। यहां देखिए इधर, यहां लिखता हूं अच्छे से। तो ये एक तुम्हारे पास जो कैरेक्टर है, मेंडल ने क्या है, एक को डोमिनेंट करके लिया और एक को रिसेसिव करके लिया। डोमिनेंट और रिसेसिव। पहला जो कैरेक्टर लिया था नाम बताओ कौन सा लिया था, स्टेम हाइट। और उसमें क्या होता है, डोमिनेंट कौन है, टोल, और रिसेसिव कौन है बताओ, ड्वार्फ। अगर इसको मैं मान लूं कैपिटल टी, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। देख ले, पहला वाला ये लिया था। अब देख लो भाई, जिसने पूछा था मेरे से प्लीज कि सर आपने डोमिनेंट रिसेसिव नहीं बताया, मैंने पहले आपको नाम क्लियर कर दिया, उसके बाद अब ये बता रहा हूँ। डोमिनेंट यहाँ पर क्या है, इसके अलावा बताओ, सीड शेप कैसा हो सकता है? तो या तो शेप होगा राउंड, और राउंड होता है डोमिनेंट,
और जब राउंड ये है डोमिनेंट है तो रिसेसिव में क्या आएगा, रिंकल्ड। उसके अलावा तीसरा क्या है, सीड कलर। सीड कलर में कौन सा होता है बताओ, डोमिनेंट कौन सा लिया जाता है, येलो। येलो लिया जाता है, ग्रीन मत लेना। और रिसेसिव में कौन सा आता है, ग्रीन। तो पहला स्टेम हाइट, दूसरा क्या है सीड शेप जो कैसा होता है, राउंड या रिंकल्ड, और तीसरा क्या आता है सीड कलर, वो कैसा होगा, येलो ग्रीन। फोर्थ क्या आता है, उसे हम कह सकते हैं फ्लोवर कलर। जो उसके फ्लोवर है वो कैसा है, पहला होता है वायलेट, वायलेट इज डोमिनेंट ओवर वाइट, तो वायलेट है, और दूसरा है आपके पास में वाइट। इसके अलावा जो पांचवा है, समझ जाना क्योंकि अलग पेन से है, फ्लोवर की पोजीशन। फ्लोवर पोजीशन क्या है, या तो बिल्कुल टॉप पर है, वहां पर क्या आएगा एक्सियल, और या क्या आएगी आपके पास साइड्स के अंदर है तो क्या आएगी, टर्मिनल। तो या तो एक्सियल या टर्मिनल। अगला बताओ कौन सा बच गया, एक बच तुम्हारे पास पोड का नाम बच रहा है। अब पोड में क्या लिया था बताओ, पोड में एक तो लिया था, पोड का कलर लिया था, और एक शेप लिया था। तो पहला लिख देता हूं पोड कलर। पोड कलर बताओ कैसा होता है, ग्रीन, और एक कैसा होता है, येलो। जब ये मटर का बीज है, आपको कैसा दिखता है, वो ग्रीन दिखता है या येलो। येलो कब दिखेगा, सूखने के बाद। शुरुआत में कैसा होता है, ग्रीन। तो येलो और ग्रीन और येलो, तो ग्रीन तो डोमिनेंट है ओवर येलो। सेवंथ, लास्ट वन, पोड शेप। बताओ पोड शेप कैसा होता है, या तो आप मानते हो इन्फ्लेटेड, और या कौन सा होता है आपके पास में कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इन्फ्लेटेड होता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये होता है, ये बता दीजिए। तो याद रखें प्लीज कौन कौन से लिए, ये आपको मैंने दोबारा से टेबल, अगर आपको ये, मुझे पता है आप सबको आती है बहुत अच्छे से, इसको 3 स्टार प्लीज ये याद रखना। मेंडल ने अपनी स्टडी के अंदर कौन से कैरेक्टर को लिया था। अब ये क्वेश्चन भी तो पूछा गया था लास्ट टाइम, मैं को करवा चुका हूँ पीवाईक्यू भी, कि और जिन बच्चों ने प्लीज ना देखा है वो आप डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बट प्लीज पहला देख कर जरूर आए, फिर आपके लिए फायदा होगा, वरना इससे इतना फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि पहले तो पता हो एक्चुअली क्या है, किस वजह से जेनेटिक्स पढ़ी जाती है, मैंने आपको वही बताया हुआ है। मेंडल कौन था, ये सब आपको मैंने बात की हुई है। कर लोगे यहाँ तक, कुछ समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा, या मैं खुद ही खुद पढ़ते जा रहा हूँ, मतलब ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। प्लीज ध्यान से समझे, अच्छे से सुने बातों को, और उसके बाद आप क्या है एनसीईआरटी पढ़ कर देखना। एनसीईआरटी में सारे वर्ड जितने बता रहा हूँ सारे दे रखे हैं, सारे के सारे। अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद में अब जो तुम्हारी एनसीईआरटी की सीरीज है, जो एनसीईआरटी का वो है स्टेप बाय स्टेप, हर जो पैराग्राफ आएगा आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाद में एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लेंगे और साथ में पीवाईक्यू भी कर लेंगे। पर ये नाम मुझे पहले बताने जरूरी थे, इसलिए मैंने आज की क्लास का टाइटल रखा है सारे के सारे टर्म या टर्मिनोलॉजी करके। अब चलते हैं अगले वर्ड पे, देखो कितने नाम हो गए, 11 12, ये आपके पास में क्या 13 कर लो, ये 14। अब जो एक दो नाम और है उनको हम क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। वो एक नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। देखे प्लीज ध्यान से, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब आप वीवीआई पे, ये तो सर कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए 3 स्टार ने, इसको तो आप 5 स्टार कर लें बेशक। जब आप, अब एक नाम आएगा आपके पास में क्या है, देखो बस इतना याद रखो, F1 का मतलब है फर्स्ट जनरेशन। जब आप फर्स्ट जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, सर जैसे कि अगर मैं ये बता दूं, मैं प्लीज कल की क्लास में बता दूंगा कि क्या होता है, इतना याद रख लें। अगर आप F1 को क्रॉस कराओगे रिसेसिव पेरेंट से, रिसेसिव से, अब रिसेसिव नाम तो पता है ना आपको, रिसेसिव बताओ किस कंडीशन में होगा, होमो के अंदर, हेटेरो के अंदर, होमोजाइगस में। तो जब आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराओगे उसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। और जब आप F1 को क्रॉस कराओगे, सुनो, जब किसको कराओगे क्रॉस, यहां पर क्या है, व्हेन F1 को क्रॉस कराओगे विद एनी ऑफ द पेरेंट, रिसेसिव नहीं, चाहे डोमिनेंट हो और चाहे रिसेसिव, रिसेसिव से करा सकते हो आप, जब आप किसी भी पेरेंट से कराओगे F1 को किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे वो आपका रिसेसिव मान लीजिए और चाहे वो तुम्हारा डोमिनेंट मान लो, तो किसी से भी क्रॉस कराओगे पेरेंट से, क्योंकि दो तरह के पेरेंट्स आप ले सकते हो, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव। जैसे कि अब तुम्हारे पास ये था, अब बताइए आप क्रॉस करोगे, ये टोल है जो, ये डोमिनेंट मान रहे, ये रिसेसिव मान रहे हो, आप दोनों से करा सकते हो। तो जब आप इनसे क्रॉस कराते हो तो उनको कहा जाता है, तो जब आप किसी पेरेंट से कराते हो उसे कहा जाता है बैक क्रॉस। इसीलिए यहां पर नोट कर लेना कि जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस इज टाइप ऑफ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एक तरह का बैक क्रॉस ही है।
और आप टेस्ट क्रॉस से ये पता कर लेते हो कि एक्चुअल में जो आपके पास मतलब जो भी बनेगा टेस्ट क्रॉस से पता कर लेते हो एक्चुअली जो पेरेंट लिया है आपने होमोजाइगस था कि हेटेरोजाइगस था, आप सब पता कर ले रहे हो टेस्ट क्रॉस से। आगे इतना समझ में नहीं आया? अरे बताओ हाँ या ना? तो ये प्लीज याद रखना, ये नाम होता है। तो बैक क्रॉस बता दिया मैंने आपको, टेस्ट क्रॉस बता दिया। कहेंगे सर एक क्रॉस और आता है उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। भाई वो आया तो नहीं है अभी तक, मतलब वैसे आया बिल्कुल, नाम है बिल्कुल, बट अगर आप चाहते हो पढ़ लेते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर पढ़ ले देखो। रेसिप्रोकल क्रॉस, ये नाम भी। व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस समझिए। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है देखो, एक होता है मेल और एक आप क्या मानते हो फीमेल। अब मेल के अंदर आपने मान लिया कैपिटल ए कैपिटल ए, समझिए ध्यान से, और फीमेल के अंदर आपने मान लिया स्मॉल ए स्मॉल ए। ये हो गया एक बार। तो वन कंडीशन तो आपके पास ये हो गई एक कंडीशन। ये भी तो मान सकते हैं आप, देखिए ध्यान से क्या है, आप क्या काम करें, जो मेल है हमारे पास देखो, जो ये मेल यहाँ पे पेन से कर देता हूँ, जो ये मेल है, जो मेल लिया आपने यहाँ पे कैपिटल ए है और यहाँ पर फीमेल क्या है स्मॉल है। ये मेल का सिंबल होता है ये, कहेंगे सर हमें मेल नहीं पता, ये मेल का सिंबल है भाई जिनको नहीं पता है। और ये सिंबल किसका होता है, फीमेल का। ये गोला सा बनाए नीचे लाइन खींचे इस तरह से क्रॉस कर ले, फीमेल है। तो ये फीमेल का क्रॉस है। अब देखो यहाँ मेल का जीन तो क्या है, कैपिटल है। अगर मैं इस कंडीशन को ले लूं ये करके, यहां मैंने क्या है, अब देखो इस वाले को क्या है, इसको मैंने बना दिया मेल और इसको बना दिया फीमेल। तो जब आपने क्या है इन जीन का क्या है, जो ये वाली कंडीशन है, जब आपने इन दोनों का टर्म को बदल दिया, मतलब पहले तो मेल को ये बनाया और फीमेल को स्मॉल है, और फिर आपने मेल को स्मॉल है और फीमेल को ये बना दिया, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। तो जब आप उनके सेक्स क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो कंडीशन के अंदर, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। और मेंडेलियन क्रॉस पे रेसिप्रोकल क्रॉस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात तो एक ही है। आपने एक बार में इसको मेल माना इस कंडीशन को, और एक बार में इसको माना कंडीशन को फीमेल। अब आपने क्या करा, इस कंडीशन को मेल मान लिया, इसको फीमेल मान लिया। तो जब आप ये इंटरचेंज करते हो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब आप सेक्स को इंटरचेंज करते हो ये बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब एक नाम है आपके पास में आखिरी वन और उसके बाद खत्म आज की क्लास, और ये नाम है पन्नेट स्क्वायर। आया हुआ था ये नीट में, ये शायद 2022 में, अभी का है। देखो कितना सिंपल। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आरसी पन्नेट। सर ये क्या होता है आरसी पन्नेट? आपको इस तरह का देखो ये स्क्वायर बनाने पड़ेंगे ये करके, ये जो स्क्वायर बनाते हो आप, अब ये बनाओगे आप कहीं पर, आपको क्या है, अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको इनसे काम चल जाएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको क्या है मतलब 16 बनाने पड़ेंगे। जो स्क्वायर्स है इनको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आरसी पन्नेट, इसीलिए इनका नाम है गया था पन्नेट स्क्वायर। और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ये ब्रिटिश है हमारे पास। मैं आपको कल बता दूंगा क्या होता है। देखो तो इसका अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये किसके लिए होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू कैलकुलेट, ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारे पॉसिबल जीनोटाइप। टू कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप, क्योंकि आप क्या करोगे, इनका जो पेरेंट्स की कंडीशन क्या है उन सबको रखोगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको क्रॉस कराओगे, आप पता लगा लोगे कि कैसे बना, हमारे पास क्या क्या जीनोटाइप आ रहा है। क्योंकि जीनोटाइप का मतलब जीन का मेकअप ही तो आएगा, तो क्या क्या जीनोटाइप आ सकता है आप इससे पता करते हो। तो जिससे आप अपकमिंग जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपका एक तरह का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जिससे आप ये सब पता करोगे जीनोटाइप, उसी का नाम है पन्नेट स्क्वायर। तो ये कितने टर्म हो गए आप देख लें प्लीज, कितने हो गए आपके पास में, देखिए इसका यहाँ पर ये 14, उसके बाद ये आपके पास 15 हो गया, और ये 16, और ये 17, और ये 18। तो आपने एक्चुअली क्या होता है इस तरह से लगा लो, मुश्किल से ज्यादा हार्ड नहीं, नाम आपने इस तरह से 18 नाम देख लिए कि क्या होते हैं। कुछ आप, कुछ को तो सारे पता होंगे, कुछ को जिनको नहीं पता भाई आप अच्छे से नोट्स बनाए, जिनको आता था बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया। अगली क्लास में मिलेंगे अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ में, क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस से पता चला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, टोल कितने, ड्वार्फ कितने, कैसे होते हैं, ये सब चीजें अब आएंगी हमारी। अब इससे आगे कल पढ़ेंगे, आज की क्लास को यही करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।